हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 40वां लेक्चर है। इसके पूर्व में मैंने 39 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखें, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के 14-15 लेक्चर में मैंने बहुत ही बेसिक समझाया है इकोनॉमिक्स का, जो कि इकोनॉमिक्स की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है उस क्लास को देखना। आप जाके वहाँ से क्लासेस को देखते हुए फिर हमारी इस यात्रा में शामिल होंगे तो आप बहुत ही सहजता से अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और ऐसे लोग जो स्टूडेंट ना होते हुए भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ आगे वो शेयर मार्केट भी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये इस इकोनॉमिक्स की क्लास को अच्छे से लें। इसके लिए वो जाके प्रीवियस क्लासेस से होते हुए इस यात्रा में हमारे शामिल हों। वो धीरे धीरे सहज होते जाएंगे और इकोनॉमिक्स जब आपका अच्छा हो जाएगा तो आप शेयर मार्केट को ज़्यादा अच्छे से समझने लगेंगे। एक्चुअली शेयर मार्केट जो होता है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का ही एप्लीकेशन होता है। जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे तब तक आप उसके एप्लीकेशन की तरफ समझना, आप कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके सट्टा लगाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स की एक अच्छी समझ रखें। उसके बाद जब आप शेयर मार्केट में जाएंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल होंगे। मैं आप लोगों से प्रीवियस क्लासेस में चर्चा कर रहा था बैंकिंग के बारे में। तो बैंकिंग के मैंने बहुत सारे पहलुओं की बेसिक जो है मैंने चर्चा की थी। अब धीरे धीरे हम इस यात्रा को यानी बैंकिंग को जो है आगे की तरफ ले चलते हैं। देखें बैंकिंग क्या होता है, बैंक क्या है। बैंक एक प्रकार से वो उसका बिजनेस है, ठीक है। और जो भी बिजनेस हैं उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि वो लाभ कमाया जाए, और बैंकिंग का भी ये मुख्य उद्देश्य है कि लाभ कमाया जाए। यदि बैंक लाभ ना कमाए तो क्या होगा? यदि बैंक प्रॉफिट में नहीं आएगा तो आप ये समझें कि उसके पास जो है लोन देने की क्षमता घट जाएगी, लोन देने की क्षमता नहीं होगी। जो कि 1998 के पहले जो है, जब हमारा 1998, 2001, 2002 के पहले जो है बैंकों से लोन लेना बहुत ही कठिन काम होता था। वो रीज़न एक था कि बैंक जो है हमेशा लॉस में रहते थे। जब बैंक लॉस में रहेंगे तो वो लोन बहुत ही समझ बूझ के देंगे, यानी कि बहुत क्राइटेरिया को देख के देंगे, जिससे उनका जो पैसा है उसके डूबने की क्षमता, डूबने का जो डर रहता है वो बहुत ही कम हो, तभी वो पैसा देंगे। तो जब बैंकें जो है प्रॉफिट में आती हैं तो उनके रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती हैं और उसके एवरेज में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट वो तभी कमाएगा जब बैंक में लाके लोग पैसा जमा करें, और जब पैसा लाके जमा करते हैं तो उसके एवरेज में बैंक को पे करना होता है, जिसको डिपॉजिट रेट पे जो है पे करना होता है। और फिर बैंक जो है अपने पैसे को जो उसके यहाँ डिपॉजिट किया गया उसको जो है, चूंकि दूसरों के लिए जब तक वो निवेश नहीं करेगा, दूसरों को लोन नहीं देगा, तब तक उसके लिए आय का सृजन नहीं होगा। बैंक अपने पास रख के जो है पैसा नहीं कमा सकती है, इसलिए वो लोन देती है, और लोन से ही जो है वो पैसा मुख्यतः कमाती है। अब तो बैंक बहुत सारे काम करने लगी है, लेकिन मुख्यतः काम जो है उसका ये है। देखिए जैसे बैंक है, ये बैंक हो गई, तो बैंक का मुख्य काम ये है कि ये जो है लोगों से जो है पैसा लेती है। मान लीजिए 100 रुपया इसको लोगों ने जमा किया बैंक में, ठीक है। किस रेट पे इसको देना पड़ेगा? डिपॉजिट रेट उसको कहते हैं, डिपॉजिट रेट। मान लेते हैं कि डिपॉजिट रेट जो है वो 5% है, ठीक है। 5% की दर पर ब्याज देना पड़ेगा जो लोग यहाँ पे लाके बैंक में पैसा जमा किए हैं, ठीक है। तो अब बैंक क्या इसी रेट पे लोगों को दे दे? अगर 5% के रेट पे ही बैंक भी किसी को लोन दे देगी तो क्या उसको कोई प्रॉफिट होगा? कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो बैंक का मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, तो इसलिए वो जो है ऐसे रेट पे देगी कि जिससे 2 पैसा उसको भी मिले। और ये बहुत ज़रूरी है, देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो मजबूत हो। इसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि क्यों ज़रूरी है कि बैंकिंग सिस्टम मजबूत होना, ये देश को ग्रोथ करना है। देखें फिर ये किसको देता है? फिर लोगों को ही देता है, लोगों को। और ये 100 रुपया जो देगा तो इसको किस रेट पे देगा? तो मान लेते हैं कि 10%। जो 10% रेट है ये जो होता है लेंडिंग रेट।
लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट मतलब लोन की जो दर होती है, ये जो है हमेशा लेंडिंग रेट हमेशा ज़्यादा होगा किससे? डिपॉजिट रेट से। क्यों? क्योंकि बैंक का मुख्य कॉन्सेप्ट जो है प्रॉफिट कमाना। एक बिजनेस है बैंक, तो बिजनेस है तो प्रॉफिट कमाना बिजनेस का मौलिक धर्म होता है। यदि कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। देखें, बैंक के मजबूत होने से क्या होता है? जैसे बैंक मजबूत होगा तो आपके लिए लोन सहज रूप से, यानी उसके रिस्क लेने की क्षमता होगी और आपको सहज रूप से वो लोन प्रोवाइड करेगा। आप जब लोन लेके निवेश करेंगे तो आपके पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी, यानी आधारभूत संरचना पे जब निवेश होगा तो जब पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी तो आपके उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन करने की जब क्षमता बढ़ती है तो आपका उत्पादन बढ़ता है। और भारत का चूंकि उद्देश्य ही है ग्रोथ रेट को प्राप्त करना, एक अच्छा ग्रोथ रेट जो है प्राप्त करना, तो ग्रोथ रेट प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उसको अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाना, यानी उत्पादन ज़्यादा करना। जितना ज़्यादा उसका उत्पादन होगा उतना ही देश का ग्रोथ होगा। ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा उसके बाद सारी समस्याओं के आपका समाधान ग्रोथ के पास ही होता है। तो ये जरूरी है कि भारत देश ग्रोथ करे। ग्रोथ करने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है बैंक, क्योंकि ये बिखरे हुए जो आपकी पूंजी है उसको इकट्ठा करके वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, निवेश के लिए उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इसलिए बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसने जो है बैंक से, लोगों से पैसा लिया और लोगों को ही पैसा दिया, इसका खुद का पैसा कुछ भी नहीं लगा। तो ये तो बहुत ही आसान बिजनेस है, यानी लोगों का पैसा लो और लोगों को पैसा दो, बीच में 5% अपने पास रख लो, 1-2% जो खर्चा होगा उसके बाद जो बचता है वो आपका है। यानी ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। कहने का मतलब कि ना अपना एक पैसा लगना और ना ही किसी प्रकार का आपको पूंजी का कलेक्शन करना। आपको सीधा जो है लोगों से पैसा लेना है और लोगों को पैसा देना है और एक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जितना ही ये आसान है ये बिजनेस, ऐसे कि लोगों का पैसा लेना और लोगों को देना, उसके बीच में आप बिचौलियों का काम करके आप एक प्रॉफिट कमा लेना, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ये रिस्की है। रिस्की कैसे है कि चूंकि ये लोगों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, लोगों पे ही डिपेंड करता है और इसका मुख्य जो कॉन्सेप्ट है वो इस बेसिस पे है कि एक साथ सारे लोग जिन्होंने पैसा जमा किया है वो सारे लोग निकालने के लिए नहीं आएंगे। यानी जैसे मान लीजिए ये सारे लोग, जितने लोगों ने इस बैंक में पैसा जमा करा, मान लीजिए 100 रुपया कुछ लोगों ने मिलकर जमा किया, जितने लोगों ने इसमें खाता खोल रखे हैं। अब ये सारे लोग यदि एक साथ पैसा निकाल लेंगे तो फिर बैंक क्या हो जाएगा? बैंक तो दिवालिया हो जाएगा। बैंक दिवालिया हो जाएगा तो फिर तो बैंक का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना ये आपको आसान लग रहा है लोगों का पैसा लेके और लोगों को पैसा बांट के जो पैसा कमाने की प्रवृत्ति है, ये बहुत रिस्की बिजनेस है। रिस्की बिजनेस है इसलिए कि ये लोग कभी भी, इनका मूड जो है बदल सकता है और इस बैंक से उठा के पैसा निकाल सकते हैं, और ये बैंक से पैसा अगर निकाल लिए तो ये बैंक का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा 1-2 बार हो चुका है। जैसे 1990 के दशक में जो है उसमें एक बार आईसीआईसीआई बैंक, देखें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइवेट बैंकों के साथ ये हो, क्योंकि र्यूमर जो होता है वो प्राइवेट बैंकों के साथ ही ज़्यादा हो सकता है। सरकारी बैंक के बारे में यदि कहा जाए कि वो दिवालिया हो गई तो लोग कम मानेंगे। अगर दिवालिया हो भी जाएगी तो सरकार के ऊपर लोग दबाव बना के कहीं ना कहीं अपना पैसा निकाल लेंगे। इसके टेक्निकल पहलू पे भी हम चलते हैं, लेकिन हम आईसीआईसीआई के केस स्टडी को हम आपको बताते हैं। देखें, आईसीआईसीआई का जो ये मामला है 90 के दशक में हुआ था और तकरीबन मुझे लगता है 94-95 में तो ये हुआ था। तो ये इसमें हुआ क्या कि अहमदाबाद एक शहर है गुजरात का, गुजरात में जो है र्यूमर फैला, यानी अफवाह फैलाई गई लोगों के द्वारा। अब बहुत लोग हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं,
तो अफवाह का तो कोई सिर पैर नहीं होता, और वो फैलता है तो पूरी बहुत तेज़ी से फैलता है। अच्छी बातें कम फैलती हैं और अफवाह बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि अहमदाबाद में एक अफवाह आई कि ICICI बैंक जो है दिवालिया हो गया। अब आप सोचें कि यदि आप जिस बैंक में पैसा रखे हों और आप सुने कि वो बैंक दिवालिया हो गया है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप करेंगे कि बैंक जाएंगे। यदि आपका थोड़ा पैसा है तो आप हो सकता है ATM में लाइन लगा लें। अब तो ऐसा तरीका है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 94-95 की, जब लाइन लगाने की। अब तो आप सिंगल क्लिक से आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन आप उस टाइम के लिए जाएं 1994-95 में, जब ICICI बैंक के बारे में र्यूमर उड़ाया गया कि ये बैंक दिवालिया हो गया। दिवालिया हो जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? बैंक में, और बैंक से ये प्रयास करेंगे कि मेरा सारा पैसा निकल जाए। तो हुआ भी यही कि अहमदाबाद के लोगों ने लाइन लगाया और सारा पैसा निकालना शुरू किया। सारा पैसा जब निकालने लगेंगे तो क्या आ जाएगा? बैंक, चाहे जितना इसकी लिक्विडिटी की दिक्कत ना हो, लेकिन बैंक से जब सारा व्यक्ति जो है पैसा निकालने के लिए सोचने लगेगा तो फिर बैंक कहीं ना कहीं दबाव में आ जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बैंक का इसी पे है कि सारे लोग बैंक से पैसा निकालने एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन जब सारे लोग पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं बैंक बहुत बुरी तरीक़ा से दबाव में आ जाएगा। तो इसके ICICI बैंक के साथ हुआ भी यही पे। जब यहाँ पे सारे लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया, यानी कि सारे लोग अपना पैसा निकालने शुरू किए, तो बैंक जो है बहुत तेज दबाव में आ गया। तो आसपास के जो शहर थे वहाँ से पैसा मंगा के यहाँ पे देना शुरू किया। लेकिन ये अफवाह केवल अहमदाबाद तक ही तो नहीं थी, ये जो है फैलना शुरू हुई। 10 बजे जब शुरू होता है, 10 बजे जब शुरू हुआ बैंक, तब ये अफवाह फैली और 10 बजे से 11 बजे के बीच में पूरे इंडिया में फैल गई। जब पूरे इंडिया में फैल जाएगी तो क्या होगा? सभी लोग पैसा निकालने का सोचने लगेंगे। जब सभी लोग पैसा निकालने के लिए सोचने लगेंगे तो फिर बैंक की स्थिति, बैंक तो फिर दिवालिया होने पर ही आ जाएगी। लेकिन चूँकि ICICI बैंक की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये महज एक रूमर था, यानी एक अफवाह था। तो रूमर फैलाने वाले लोगों के उस पर तो कोई दबाव है नहीं, तो अफवाह फैल गई और ICICI के केस में जो है ये दिक्कत आ गई। फिर बाद में RBI ने इसके एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये महज अफवाह है, ICICI पास जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब RBI ऐसी चीज़ें बयान जारी करती है तो लोगों का विश्वास चूँकि RBI पे बहुत ज़्यादा है, तो फिर अगले दिन लाइन लगनी शुरू हुई यहाँ पे पैसा जमा करने की। तो ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग यहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, पैसा निकालने के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। अगर कोई ऐसी बातें उठेंगी कि इस बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ से पैसा निकाल के अलग कहीं शिफ्ट हो सकते हैं। अब देखें, अगर यही केस मान लीजिए SBI के केस में हो, यदि SBI के केस में र्यूमर उड़ाया जाए, लोग अगर जैसे मान लीजिए कोई आपका मित्र आपसे आके कहे कि SBI दिवालिया हो गया, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर ही रिएक्ट करेंगे कि SBI कैसे दिवालिया हो सकता है। यानी प्राइवेट बैंकें जो होती हैं उनके ऊपर लोग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें लोग उनके बिना जाने, प्राइवेट होने की वजह से वो उन पर कम विश्वास करते हैं। और सरकारी, चूँकि इस पर सरकार का टैग लगा हुआ है, तो इसको दिवालिया लेकर लोग इतने जो है पैनिक नहीं होंगे। तो यानी इस केस में जो है दिवालिया के र्यूमर को जो है इतनी जल्दी से नहीं फैलाया जा सकता है। लेकिन अब देखें टेक्निकल चीज़ें क्या आ रही हैं। पहले जब 1994-95 की बात थी, तब लोग लाइन में लग के निकालते थे और घंटे 2 घंटे लगते थे लिक्विडिटी की जो है। देखें क्या हुआ, घंटे 2 घंटे में इसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई बैंक की। अब तो यहाँ 2 मिनट 4 मिनट में ही सारी स्थिति बदल जाएगी। यानी 2 मिनट पहले आपके पास पूरी लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं, और 2 मिनट के बाद जो है आपकी बैंक पूरी तरह से दिवालिया होने पे आ जाएगी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब क्या होता है, अब समझें कि बैंकें किस तरह से दबाव में आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए ICICI बैंक या HDFC बैंक ले लेते हैं, कोई प्राइवेट बैंक, उसके बाद मैं सरकारी बैंक लेता हूँ। जैसे HDFC बैंक है, अभी आपको ये पता चले कि HDFC बैंक जो है दिवालिया हो गई है, ये महज र्यूमर भी हो तो क्या होगा?
आप तुरंत से जो है, आपको तो लाइन में भी नहीं लगना है। आप बहुत सारे तरीके हैं, इधर से उठा के आदमी जो है किसी के बैंक में डाल देगा, दूसरे अकाउंट में डाल देगा। ये सारी लिक्विडिटी की इसको दिक्कत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? दिवालिया हो जाएगी। यानी जितना ये आसान दिख रहा है इधर से पैसा लेके इधर करने में, और आपको एक डिविडेंड आपको आराम से मिलने में, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट, वो उतना रिस्क भी है कि लोग जो है 1 मिनट में आपको ज़मीन पे लाके गिरा सकते हैं। वो स्थिति को मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी है, वो स्थिति को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि ये स्थिति ना पैदा हो। अगर स्थिति वो पैदा होगी तो फिर आप बच नहीं सकते, संभल नहीं पाएंगे। फिर आप, सरकार ही आपका एक सहारा होगी कि सरकार आपको बचा सकती है, और फिर कोई नहीं बचा पाएगा। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, ये हो भी सकता है। अब देखें सरकारी बैंकों के केस में, जैसे आपने देखा होगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, देखें मैं एक चीज़ और आपको एक एडिशनल वर्ड लगाता हूँ, एनपीए। एनपीए, इसके बारे में मैं बहुत विधिवत चर्चा करूंगा, लेकिन आप ये जान लें कि एनपीए होता क्या है। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसमें होता यह है कि एनपीए जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे मान लीजिए बैंक ने आपको लोन दिया और आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो जो आपने अमाउंट लिया था वो इसके लिए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, यानी वो पैसा फिर डेड हो गया, वो ऐसा मान लेती है। इसके बारे में आप अभी इतना ही समझें, आगे मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो एनपीए आप देख रहे होंगे कि पीएनबी के केस में, पीएनबी एक बैंक है जो कि बड़ी बैंक है, इसमें नीरव मोदी ने लोगों के वहाँ कर्मचारी अधिकारी से मिल के जो है साठ गांठ करके कई हजार करोड़ का धांधली गर्दी की है, ठीक है। तो वो जो पैसा है, अब पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो जो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो जो एनपीए हो जा रहा है, पीएनबी बैंक का वो पैसा जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जा रहा है। क्योंकि पैसा जो होता है वो एसेट होता है बैंक के लिए या किसी के भी लिए, लेकिन जब वो बैंक के काम नहीं आएगा तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग हो गया। वो अब उनके लिए एसेट की तरह नहीं होगा, ठीक है। तो वो एसेट की तरह नहीं है। तो ये जैसे पीएनबी का पैसा नीरव मोदी ने गंवा दिया, यानी उसको अब चुकता नहीं कर पाएगा, तो वो उसके लिए एनपीए हो गया। अब ये लोगों को जैसे पता चलेगा कि पीएनबी का एक ही नहीं मामला है, अभी एज्यूम करिए आप कि नीरव मोदी जैसा एक मामला नहीं है, आपका पीएनबी में अकाउंट हो और आपको ये पता चले कि ये नीरव मोदी अकेला एक मामला नहीं हुआ है, ऐसे कई मामले हुए हैं, यानी पीएनबी का जो एनपीए है लगातार बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होगा? जो पीएनबी का शेयर मार्केट है, जो इसका शेयर वैल्यू है, वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू होगा। जब तेज़ी से गिरना शुरू होगा, चूंकि उसकी फेस वैल्यू घट रही है, तो वहाँ के शेयर का जो है कीमत घटना शुरू होगा। तो आप क्या करेंगे? आप पीएनबी से निकल के भागना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। तो आप पीएनबी से जंप मार के एसबीआई में क्यों न चले जाएंगे? तो जब आप पीएनबी से सभी लोग एसबीआई में जाना शुरू होंगे तो पीएनबी की स्थिति कैसी हो जाएगी? ये भले सरकारी बैंक है, लेकिन इसके साथ क्या होगा? इसके साथ वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, यानी कि ये जो है दिवालिया होने की कगार पे आ जाएगी। तो बैंक, भारत सरकार की, चूंकि ये भारत सरकार का उपक्रम है, तो ये कुछ इस पे डिसीजन लेगा, लेकिन एक्चुअली में पीएनबी अपनी तरफ से सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब इससे सब लोग भागना शुरू करेंगे, और बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बेसिस पे होता है कि सभी लोग एक साथ हमारे जो है हमारे बैंक से पैसा निकालने नहीं आएंगे। लेकिन जब इसके शेयर को लोग गिरता देखेंगे तो इससे एक पैनिक स्थिति क्रिएट होगी, तो लोग यहाँ से पैसा निकाल के, जो कि दूसरे ऑप्शन भी हैं, तो उस पे जंप कर जाएंगे। और जंप करने के लिए कुछ करना नहीं है, सिंगल क्लिक पे यहाँ से निकलेंगे और सिंगल क्लिक पे वहाँ पे वो इंटर कर जाएंगे। जब ये इतनी आसान प्रोसेस है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ से निकल के वो वहाँ कूद के चले जाएंगे। तो इस तरह से ये आप देख रहे होंगे कि जितना ये बिजनेस आपको आसान लग रहा है, उससे ज़्यादा कहीं ये कठिन है। ये इसमें रिस्क बहुत है। दूसरे की जेब से पैसा निकला के आप प्रॉफिट कमाने को इतना आसान समझते हैं। आप खुद पैसा लगाते हैं किसी काम में, तब तो वो आपके लिए प्रॉफिट देता ही नहीं है। तो आप दूसरे के पैसे को जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़े सिस्टम की ज़रूरत होगी और बहुत
आपका आपके ऊपर मेहरबानी भी होनी चाहिए, सरकार की भी, और आपकी क्षमता भी कुछ अच्छी होनी चाहिए, और आपका लक भी ठीक होना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई का केस देखिए, आईसीआईसीआई तो उस टाइम बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रहा था और आईसीआईसीआई टॉप पे जा रहा था सारी बैंकों को पिछाड़ते हुए, तो उसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं थी और सरकार की भी कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार भी उसके साथ खड़ा होके ही उसको बचाया है। तो दिक्कत किस चीज़ की थी? उसके लक की, उसका लक गड़बड़ था। तो यानी बैंक के साथ ये जरूरी है कि उसका लक भी सही रहे, लोगों का ऐसा र्यूमर न फैल जाए कि ये दिक्कतें आ जाएं तो आईसीआईसीआई जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो ऐसा जरूरी है कि देखें, बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, क्योंकि आप दूसरे से पैसा लेके खुद को बीच में बिचौलिए की तरह रख के, बैंक का जो मुख्यतः कॉन्सेप्ट ही ऐसी बेसिस पे है कि आप दूसरे से पैसा लेते हैं और दूसरे को देते हैं, बीच के बिचौलिए में एक प्रकार से आप जो है ब्रोकरेज लेते हैं। जब ब्रोकरेज का काम है तो वो रिस्की तो है ही है। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं इसको साफ करता हूं, फिर आगे में चलता हूं। जैसे देखें, लोगों को जो जनरली सोच है वो ये मानते हैं कि सरकारी बैंक जो है उसमें पैसा रखना कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकों की तुलना में ज़्यादा सेफ है। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन तकनीकी रूप से ये सही नहीं है। यानी कि तकनीकी रूप से जितना सुरक्षित आपका पैसा प्राइवेट बैंक में है, उतना ही आपका पैसा सुरक्षित है सरकारी बैंक में। जितना असुरक्षित है पैसा आपका प्राइवेट बैंक में, उतना ही असुरक्षित है आपका सरकारी बैंक में। इसको हम समझाते हैं, बड़ा बेसिक है, ये लोगों को कम जानकारी होती है, लेकिन ये आप चूंकि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलें। मैं बहुत टेक्निकल चीज़ों में भी जाऊंगा, लेकिन आप धीरे धीरे ले चलूंगा तो आप सारी चीज़ों को सहजता से समझेंगे। देखें, प्राइवेट बैंक और जो है गवर्नमेंट बैंक, देखें इसमें कौन ज़्यादा सुरक्षित है। अगर इसको व्यवहारिक रूप से हम देखेंगे तो चूंकि ये सरकार का उपक्रम है तो इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन तकनीकी रूप से, टेक्निकली हम अगर देखेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ देखेंगे, तो दोनों बराबर जो है सुरक्षित हैं और दोनों बराबर के ही असुरक्षित हैं। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। देखें, ये जब आप पैसा जमा करते हैं, आप ले जाके जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप जब बैंक में जमा करते हैं, मान लीजिए 100 रुपया आपने जमा किया, तो आप जब ये 100 रुपया लेके जमा करते हैं तो ये पहले इस पे क्या होता है कि ये जो बैंक है ना, बैंक आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि बैंक भी कहीं जाके जमा करने जा रहा है, यानी कहीं उसको लोन पे देने जा रहा है, तो लोन ना मिला तो इसलिए बैंक जो है आरबीआई के पास जो है एक बीमा करती है। आरबीआई के पास जो है एक प्रीमियम, यानी आपके पैसे की सिक्योरिटी को लेके बीमा करती है। तो बीमा करती है तो इससे एक अमाउंट तय होता है कि इतने तक आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। उसको मैं अब समझाता हूं। देखें, 60 के दशक में, 1960 के दशक में हुआ ये कि जब पैसा लोग जब जमा कर रहे हैं तो मान लीजिए कि बैंक नुकसान में चली गई, तो वो जो पैसा लोगों ने जमा किया है उसके पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बैंक तो दिवालिया हो गया, बैंक भाग गया, खत्म हो गया। अब पैसा लोगों की पूरे जीवन की कमाई, उसकी सुरक्षा क्या है? वो कैसे सिक्योर है कि इस बैंक में हम पैसा जमा करें तो हमारा पैसा सुरक्षित हो? ये तो बिजनेस कर रहे हैं, इनका बिजनेस डूब गया तो हम भी डूब गए। तो इसलिए जो है आरबीआई ने ये तय किया कि ये बैंक जो है हमारे पास जो है एक बीमा करेगी तो हम उस अमाउंट को जो है सिक्योर कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्या करती है कि जैसे बैंक आरबीआई के पास बीमा करवाती है, जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वो उसका जो प्रीमियम होता है, उसका प्रीमियम आप नहीं भरते हैं, उसके प्रीमियम को जो है बैंक भरती है और आरबीआई के पास वो प्रीमियम जाता है। तो आरबीआई उसके एवरेज में जो फिक्स अमाउंट होता है, अभी हम उसकी चर्चा करते हैं, वो फिक्स अमाउंट के ऊपर यदि कहीं ये बैंक डूब जाती है तो वो जितने के अमाउंट पे जो है प्रीमियम हुआ है उतने को वो आपको सिक्योर करती है, यानी वो उतना पैसा आपका सुरक्षित रहता है। तो जो 60 के दशक में 10,000 अमाउंट तक,
उस समय 10,000 भी बहुत बड़ी रकम थी। तो 10,000 तक यदि आपका बैंक में जमा है तो उसको जो है, अगर मान लीजिए बैंक डूब जाती है तो 60 के दशक में, जैसे 60 के दशक में यदि आपने 10,000 रुपया जमा किया था बैंक में, तो यदि ये बैंक डूब जाती है तब आरबीआई आपको 10,000 रुपया तत्काल दे देगा। यानी ये 10,000 रुपया आपका सुरक्षित था उस टाइम 60 के दशक में। ये बैंक आरबीआई के पास प्रीमियम जमा करती है, उसके एवरेज में आरबीआई जो है आपके 10,000 तक के रुपए को जो है वो सुरक्षित करती है। लेकिन उससे ज़्यादा यदि होगा, मान लीजिए आपने 12,000 जमा किया है, तो भाई 10,000 से ज़्यादा भी तो जमा कर सकता है आदमी। जब 12,000 जमा किया है तो इसमें होगा ये कि 10,000 तो तुरंत मिल जाएगा आपको। 10,000 तो चूंकि उस पर बीमा हुआ है तो 10,000 तो आपको आरबीआई तुरंत दे देगा। लेकिन जो ये बचा 2,000, तो बचा 2,000 आपको तब मिलेगा जब इसके एसेट को बेच के, यानी रिकवरी होगी, तब आपको 2,000 मिलेगा। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये भाई हमें अभी 10,000 कर दिया जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर इसके लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो गया। तो अब क्या हुआ कि 1 लाख के ऊपर बैंक आपकी, जिसमें आपने अकाउंट खोल रखा है, वो बैंक जो है आरबीआई को आपके उस 1 लाख के एवरेज के बराबर जो है प्रीमियम जमा करती है। फिर आपका 1 लाख उसी तरह से सुरक्षित है। लेकिन मान लीजिए 1,50,000 आपने जमा किया है तो 1 लाख तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन 50,000 जो है ये आपको तब मिलेगा जब ये रिकवरी होगी। अब इसकी लिमिट को 2021 में इसको बढ़ा के कर दिया गया है 5 लाख। 5 लाख 5 लाख तक यदि आपने जमा किया है बैंक में, तब आपका वो जो है पैसा सुरक्षित है। लेकिन यदि आप 5 लाख से अतिरिक्त जमा किए हैं तो पैसा आपका सुरक्षित नहीं है, यानी उसका बीमा नहीं हुआ है। रिकवरी होगी, रिकवरी से जब मिल जाएगा तो आपको मिलेगा। देखें, यदि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया जमा किया है, 5 लाख, तो ये आपका पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इसका बैंक ने जो है आरबीआई में बीमा कर रखा है। तो आरबीआई जब ये बैंक मान लीजिए डूब जाती है तो आपको तुरंत 5 लाख मिल जाएगा। ये बैंक जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों के केस में है, उतना ही पैसा 5 लाख जो है प्राइवेट बैंक में रखा है तब भी उतना ही सुरक्षित है, सरकारी में रखा है उतना सुरक्षित तब भी है। लेकिन अब मान लीजिए कि 5 लाख से ज़्यादा आपने, मान लीजिए 7 लाख रुपया आपने जमा कर दिया बैंक में, और बैंक ये मान लीजिए डूब गई, तो आपको 5 लाख रुपया तुरंत मिल जाएगा। 2 लाख कब मिलेगा? जब ये रिकवरी होगा तब। अब दूसरा केस समझिए। देखिए, सारी चीज़ें आप समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर सोचेंगे कि फिक्स डिपॉजिट किया है और चालू खाता में है। देखें, मान लेते हैं कि 5 लाख आप बहुत अच्छे से समझ लें, ये टाइम पास नहीं है, क्योंकि इसको फिर बाद में आपको कोई समझाने नहीं आएगा और ना ही आप बुक में अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बुक में बहुत व्यवहारिक नहीं लिखा होता है कि आप समझ पाएं। और जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ इतना व्यवहारिक आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ऐसा बोलूँ कि बच्चा नहीं समझ पाएगा, तभी वो समझेगा कि यूपीएससी या पीसीएस का स्तर इतना ऊपर होता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आए। वो टीचर कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं होता है, उसके लिए ये होना चाहिए, उसकी विद्वता यही है कि अपनी बातों को स्टूडेंट को समझा ले। ठीक है, आप कितने भी प्रकांड पंडित हों, बहुत बड़े विद्वान हों, लेकिन आप अपनी बात लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं तो आप विद्वान हो सकते हैं लेकिन एक अच्छे शिक्षक आप नहीं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आपके पास कोई किसी प्रकार का झिझक ना रह जाए, सब चीज़ें आप जान लीजिए। देखें, मान लीजिए आपने अपने बचत खाते में, यानी फिक्स डिपॉजिट आपने किया है, मान लीजिए 3 लाख रुपया। ठीक है, 3 लाख रुपया आपने फिक्स डिपॉजिट किया और 4 लाख रुपया, या छोड़िए 3 लाख ही, 3 लाख रुपया या 4 लाख जो भी लेना हो, 3 लाख रुपया आपके चालू खाते में। यानी 3 लाख आपने फिक्स डिपॉजिट किया है और 3 लाख आपके चालू खाते में है। तो क्या ये तो 2 अकाउंट हो गए एक ही बैंक में।
तो इससे नहीं होगा। चाहे 2 अकाउंट हो, चाहे 4 अकाउंट आपके हों, वो दोनों पे जो है, दोनों पे आपका 5 लाख ही जो है सिक्योर होगा। एक बैंक में आपका 5 लाख ही सिक्योर होगा और जो बचा हुआ 1 लाख है वो रिकवरी पर ही आपको मिलेगा। यानी एक बैंक में आपने 2 अकाउंट खोले हैं तब भी आपका 5 ही लाख सिक्योर है। लेकिन यदि आपने 2 बैंक में 2 अलग अलग अकाउंट हैं, दोनों में जो है 4-4 लाख 5-5 लाख है, तो आपका 5-5 लाख दोनों बैंक में आपका सिक्योर है। इसलिए कि बैंक जो है, जो बैंक होगी वो आपके एवरेज में ये आरबीआई को अमाउंट पे करती है प्रीमियम। तो 2 अलग अलग बैंकों में यदि आपका 5 लाख तक है तो वो सिक्योर है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ये चीज समझ गए होंगे। तो इसी तरह जो है सरकारी और प्राइवेट दोनों में ही उतना सिक्योर है। लेकिन एक चीज़ ये भी हो सकता है कि प्राइवेट के पास तो यही एक ऑप्शन है, लेकिन यदि सरकारी बैंक हो, यदि डूब गई तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, जनता दबाव बनाएगी सरकार के ऊपर, तो सरकार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके जो है आपके लिए पैसा लाएगी, आपका डूबने नहीं देगी। ये चूँकि कुर्सी का लालच है, टेक्निकली तो ये सब नहीं होना चाहिए, जो कि टेक्निकलिटी यहीं पे है। तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट के पास तो सिर्फ सरकार का सहारा है नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल है, लेकिन सरकारी जो है उसके पास सरकार का बैकअप है और सरकार को कुर्सी बचाना है। तो कुर्सी बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं आपके पैसे को डूबने नहीं देंगे, नहीं तो किसी का वजूद नहीं बचेगा। ठीक है, तो सरकारी और प्राइवेट में यही है कि व्यवहारिक रूप से सरकारी जो है ज़्यादा सेफ है, लेकिन टेक्निकल रूप से जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है दोनों उतने ही सेफ हैं और दोनों उतने ही असुरक्षित भी हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इस पे। देखें, अब थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस जो होता है इस एग्ज़ाम की एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है एनालिसिस ही है। आपको ये लग सकता है कि मैं सिर्फ बोलता हूँ और सिर्फ बोर्ड पे समझाता हूँ, मैं नोट्स क्यों नहीं बनवाता हूँ, जबकि ज़्यादातर टीचर सब नोट्स बनवाते हैं। तो नोट्स तो आप खुद देखें कि मोटी मोटी बुकें हैं, आप जिसको कभी नहीं पढ़ते हैं, उसमें सब नोट्स ही है। और आप इतने कंफर्ट जोन में ना रहें कि सिर्फ आपके ऊपर नोट्स हावी हो जाए। आप समझ बनाइए, और नोट्स तो आप कहीं से भी किसी का लेके पढ़ लीजिए। एक्चुअल में नोट्स जो होता है वो जो आपको चीज़ें भूलती हैं उसको नोट करना चाहिए। लेकिन लोग पूरा पूरा एक बुक छपवा देते हैं, तो उससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फ़ायदा यही है कि आप हमसे जो है सारी चीज़ें समझें, और बुक बिना पढ़े आपका कहीं भी नहीं होने वाला है। टीचर भले आपको ये बताता हो कि आप मेरे इस नोट्स को पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे, कुछ लोग तो ऐसा ही करते हैं, सीधा वो कुछ पढ़ाते ही नहीं, केवल छपवाते हैं। छपवाने से क्या फ़ायदा होगा? आपको अभी मैं छपवा दूँ, वो तो बहुत आसान काम है, किसी किताब से लिख के देख के मैं आपको छपवा दूँ, लेकिन आपको गेन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादा देरी तक दिमाग में आपके रहेगा नहीं। आप कितनी बार पढ़ेंगे आपको भूलता रहेगा। लेकिन आप जब एक बार विश्लेषण करके आप समझ लेंगे उसको, तो जब आप बुक पढ़ने जाएंगे तो आप पढ़ेंगे 2 बातें और आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। आप हेडिंग देखेंगे, आप उसके बारे में पहले से ही सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, और लिखा भी उसमें वही होगा, कुछ टेक्निकल वर्डों में। ठीक है, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक आप मिश्रापुरी की मैंने आपको सजेस्ट किया था, आप उसको ले लीजिए, और 11th की एनसीईआरटी, वो दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। आप पढ़िएगा और हमको कमेंट में बताइएगा कितना आप सहज हो पा रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होकर पढ़ रहे होंगे। देखें, अब थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता हूँ। देखें, ये मान लीजिए बैंक है, बैंक, और बैंक ने जो है, बैंक ने लोगों से पैसा लिया, ठीक है, पीपल से, और एक रेट पे, मान लीजिए 100 रुपया इसने लिया, और कितने % रेट पे? 10% जो है डिपॉजिट रेट पे। यानी जब बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो उस पर जो है बैंक आपको पैसा ब्याज भी तो देती है, तो वही मान लेते हैं 10%। ठीक है, और उसके बाद जब 10% वो बैंक ब्याज देगी आपको, तो उससे ज़्यादा जब ब्याज उसको कहीं मिलेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो 100 रुपया मान लीजिए ब्याज पे उठाती है, तो ये उठाती है 15% पे, तभी तो इसको प्रॉफिट होगा। ये किसको देगी? ये भी पीपल का ही देगी, लोगों को ही ये भी देगी, क्योंकि लोगों से लेती है, लोगों को देती है। ठीक है, तो ये 15% पे, 15% पे ये लोन देगी, तभी इसको प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं लेंडिंग रेट।
लेंडिंग रेट यानी लोन देने का, लोन का जो है ब्याज जो है वो इस रेट पे यानी 15% पे। आप देखें कि यदि जो है ज़्यादा महंगा आपको पूंजी मिले, यानी जो निवेशक हैं, जो निवेश करने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा महंगी पूंजी मिलेगी तो क्या वो निवेश करेंगे? क्योंकि जब महंगी पूंजी मिलेगी तो निवेश क्या होता है, घटता है। ये चीज़ें मैंने बहुत विस्तृत चर्चा किया है, ठीक है। जब पूंजी महंगी होगी, उपलब्धता उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। जब पूंजी महंगी होगी तो पूंजी, आप सोचें कि आपको भी 15% पे जो है आपको होम लोन दिया जाए तो आप घर बनाने की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 लाख का 15,000 रुपया आपको एनुअल उसका ही देना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो यानी आप तभी जाएंगे जब आपको कम जो है रेट पे पूंजी उपलब्ध हो, तभी आप घर बनवाने यानी निवेश के लिए जाएंगे। तो उसी तरह निवेशक जो है निवेश की तरफ तभी जाएंगे जब उनको सस्ती पूंजी उपलब्ध हो। सस्ती पूंजी कब उपलब्ध होगी? जब ये लेंडिंग रेट कम हो। तो मान लीजिए हम लेंडिंग रेट को, चूंकि अभी निवेश की ज़रूरत है और हमारे देश में निवेश की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा देश जो है ग्रोथ की थियरी पे काम करता है। जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो ग्रोथ आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो। निवेश ज़्यादा से ज़्यादा तभी होगा जब ये लेंडिंग रेट कम होगा। तो लेंडिंग रेट अब हम कम कर देते हैं। मान लीजिए हमने कम कर दिया, लेंडिंग रेट कर दिया 8%, ठीक है। 8% जब हमने लेंडिंग रेट कर दिया तो अब कौन दबाव में आ गया? अब दबाव में आ गई बैंक। उसको 10% रेट पे इनको पहले से ही पे करना था। अब इनको जो है यानी निवेश के लिए वो 8% पे देगी तो बैंक जिंदा रह पाएगी? बैंक तो दिवालिया हो जाएगी। तो बैंक जब दिवालिया हो जाएगी तो वो बैंक के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि वो फिर डिपॉजिट रेट को भी कम करेगी। तो डिपॉजिट रेट को कितना कर देगी वो? मान लेते हैं कि 5% कर देगी। तो आप यही चीज़ देख भी रहे होंगे कि कुछ पहले जो है, जो पुराने लोग हों वो समझ रहे होंगे कि जो पहले आपको फिक्स डिपॉजिट का रेट मिलता था यानी डिपॉजिट रेट जो मिलता था वो ज़्यादा महंगा था। अब 4.5% भी बैंक को देने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके साथ ये दिक्कत है कि वो लेंडिंग रेट को नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि ये भारत सरकार की मंशा है। भारत सरकार की मंशा इसलिए है कि वो चाहती है कि ग्रोथ हमको ज़्यादा प्राप्त हो। ग्रोथ प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि निवेश ज़्यादा हो, और निवेश के लिए ज़रूरी है कि आपका लेंडिंग रेट कम हो यानी सस्ती पूंजी उपलब्ध हो। सस्ती पूंजी उपलब्ध तभी होगी जब बैंक को सस्ती पूंजी मिलेगी। सस्ती पूंजी मिलने के लिए यह है कि आपके फिक्स रेट जो डिपॉजिट रेट है उसको कम करेगी। तो अब कम कर देगी तो अब क्या दिक्कत आएगी? आप सोचे, देखिए दिमाग आप लगाइए, आप रटने से इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं आएगा। अब देखें कि ये 5% जब हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे? लोग जो है भागना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत कम मिल रहा है, कुछ मिल ही ना रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है यहाँ पे जाने का। जब यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं तो ये लोग क्या करेंगे? बैंक में पैसा ले जाने के, जमा करने के, फिक्स करने का कोई फ़ायदा है? पहले ज़्यादा मिलता था तो उनको प्रॉफिट लगता था, लेकिन अभी कम मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे? वो फिर उनके पास दूसरे ऑप्शन वो ढूंढना शुरू करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि अब जो है लोग फिक्स डिपॉजिट की तरफ ना जाके वो शेयर या म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? चूँकि देखें, जो एप्लीकेशन होता है, जो न्यूज़ें आती हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ों की वजह से आती हैं। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि लोग अब फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट करना चूँकि अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा, उससे प्रॉफिटेबल अब ये लोग कहाँ जाते हैं? अब म्यूचुअल फंड में जाते हैं। म्यूचुअल फंड, या जो थोड़ा और जानकार हैं वो सीधा शेयर में जाते हैं। जो और तेज हैं, बहुत फास्ट वाले, वो क्रिप्टो करेंसी में जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी, हालांकि ये लीगल टेंडर नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी तरफ अभी नहीं जाता हूँ। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। जब मैं शेयर मार्केट की तरफ चलूँगा तो खूब विस्तृत चर्चा इन्हीं सब चीज़ों की होगी, खूब मौज मस्ती किया जाएगा। लेकिन आप अभी समझें कि ये जो इधर जाने का इनका रास्ता था, तो अब इन्होंने अपना रास्ता म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की तरफ कर लिया है। जब म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की तरफ कर लिए हैं तो बैंक क्या होंगे? बैंक तो दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ जब कोई जाएगा ही नहीं, पैसा नहीं होगा तो ये निवेश के लिए कैसे देंगे? तो बैंक ने भी अपना रास्ता मोड़ लिया
कि मित्रों आप आइए हमारी तरफ, हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। यानी हम म्यूचुअल फंड को भी जो है हमारे यहाँ से म्यूचुअल फंड में भी निवेश होगा। तो इन्होंने और भी दायरा बढ़ा के अपने शेयर मार्केट में भी निवेश करने के लिए अपने आप को ब्रोकर की तरह यूज करना शुरू कर दिया। तो यानी ये दायरे अपने बढ़ाती जा रही है बैंक, क्योंकि समय की मांग है। समय की मांग के हिसाब से जब आप नहीं चलेंगे तो आप देश सभी से पीछे रह जाएंगे। तो आप कदम से कदम बढ़ा सकें और प्रेजेंट में रह सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वास्तविकता जो है उसको ना भूलें। वास्तविकता ना भूलना बैंक के लिए यही है कि यदि सिर्फ वो डिपॉजिट का ही काम करती और डिपॉजिट रेट पर ही लोगों को पैसा देती रहती, तो फिर उसके लिए ये बड़ी दिक्कत हो जाती कि उसके पास पैसा ही नहीं आता। पैसा लेने के लिए अब म्यूचुअल फंड में भी आप देख रहे होंगे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी काम करने लगी है, शेयर में भी काम करने लगी हैं। जो नहीं भी कर रही हैं वो भी करने के लिए बाध्य हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें दिक्कत आएंगी। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अब सक्षम हो रहे होंगे, आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे, बैंकिंग की सारी बातों को धीरे धीरे समझ रहे होंगे। मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डाइजेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ। आप उतना ही सीखें जितना एक दिन में आप सहजता से सीख पाएँ। बताने को तो मैं बहुत सारी चीज़ें अभी और बताऊँ, लेकिन और बताऊँगा जितना काम है मैं उतना ही बताता हूँ। और आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे, आपका खुद सोचने का तरीका अपना एक विकसित हो रहा होगा। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोगों के पास शेयर करिए, ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर करिए जिनको बहुत ज़रूरत है, ऐसे लोगों के पास शेयर करिए। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समाज के सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरत का एक हिस्सा है। मैं गैर ऐसी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें अब लोगों को पैसा बचाएंगे तो वो निवेश करेंगे, तो निवेश करने के लिए उनका इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक प्रकार से उनके लिए भी बेसिक का काम करेगा। और जो तैयारी कर रहे हैं वो तो मेरी क्वालिटी समझ ही रहे होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप लोगों के बीच में शेयर करें। ये हमारे लिए यानी आपके शिक्षक के लिए जो है काफ़ी, चूँकि देखें कहीं ना कहीं जब मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी ये नैतिक कर्तव्य है कि आप मेरे लिए जो मैं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल को शेयर करें, लोगों के पास भेजें और लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब जो है लोगों के पास फॉरवर्ड करता है ज़्यादा, तो आप जो है लाइक कर सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको यथासंभव प्रयास रहेगा मेरा कि मैं आपको संतुष्ट कर दूं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे वीडियोस का, और आप जो है हमारे साथ कंटिन्यू होकर मेरे क्लासेस को करिए। और सब्सक्राइब करने से मेरा जो है लाइव क्लासेस का ऑप्शन खुल जाएगा। मैं फिर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लूँगा, और जो कि फिर आपके लिए मैं बहुत ही और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। आप थोड़ा सा मुझे, चूँकि मैं नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, आप जो है थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे, मैं और अच्छे से आपके लिए बहुत दुगनी एनर्जी के साथ मैं काम करूंगा। और आप इसी तरह से मेरे साथ वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करते रहें और तरक्की पे जाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।